आगे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स 22 हैं। चलो वेट कर लेते हैं उनका। चलो यार, मेरे ख्याल 27 ही भी बाकी साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो हम थे कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर, इसके ऊपर वाले 3 क्वेश्चन कॉपी कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर लो। जिस तरह उसने हमें कहा ना कि मेरे पास 3 बुक की एक से ज्यादा कॉपीज हैं, अब हमें ऐसा कोई चीज चाहिए जो हमारे एग्जिस्टिंग बुक की कॉपी क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, और ये जो है बच्चे ने कहा था कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है कि नहीं, तो वो उसको करके दिखाया था। तो ये कॉपीड है, इसके अंदर एक पैरामीटर है। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने ही टाइप का एक पैरामीटर लेता है अपने अंदर। जिस तरह बुक क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो वो बुक क्लास का ही ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा। और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वो उसने कर दिया, और उसके जो फील्ड होते हैं वही सेट करवा देता है जो जिस जिस मेथड के लिए वो कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा हो गया होता है। तो अब जिस तरह टू बी कॉपीड है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने कॉपी क्रिएट करनी है। तो हमारे पास ये चीजें हैं, टाइटल, बुक नंबर और बोरोड, ये टू बी कॉपीड की क्रिएट कर ली जाएंगी। ठीक है, तो ये टू बी कॉपीड का गेट टाइटल, गेट बुक नंबर, गेट बोरोड से हमने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ने हमें क्या करके दिया, बुक की एक कॉपी क्रिएट करके दी। वैसे हम ये काम भी कर सकते थे कि हम एक खाली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते, खाली बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते, और ये वाली लाइंस हम जो है ना वो वहां पर लिख देते मेंस में। पर वो काम बहुत लेंथी हो जाना था। ये कोड रीयूज हो रहा है हमारा अब, तो इसलिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में किसी को इशू? अच्छा, जब इसको कॉल करना है ना, ये भी देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करना। कॉल ऐसे करना है कि पहले कोई कॉपी लाइब्रेरी की क्लास अवेलेबल है। पहले मैंने एक बुक जीरो का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये मेरे पास एक न्यू बुक थी। अब मैंने इस बुक जीरो का ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या किया, ये देखो बुक जीरो डॉट कॉपी और न्यू बुक, और ये मैं इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर देखो मैं बुक टाइप का ही ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, और मुझे वापस एक बुक टाइप का ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एक तरीका ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर करने वाला, दूसरा तरीका ये था कि आप एक सिंपल इस तरह करके एक बुक टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, और फिर सेटर के जरिए उसके सारे एट्रीब्यूट्स सेट करवा दो। तो उसके अंदर ये है कि अगर 10 कॉपीज क्रिएट करनी है तो इसकी तो 10 कॉल्स सिंपल इजीली हो जाएगी, में आप कर लोगे। लेकिन इसके लिए आपको 10 कॉपीज क्रिएट करने के लिए कम से कम 30 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन कॉपी कंस्ट्रक्टर में? कोई क्वेश्चन किसी को सर कॉपी ये रिपीट कंस्ट्रक्टर में? कर दो, रिपीट रिपीट? कर दें सर। रिपीट क्या करूं? कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखते हैं जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करके दे देता है। जो ऑब्जेक्ट हम उसको दें, उस ऑब्जेक्ट की वो कॉपी क्रिएट करके दे देता है। तो मैंने एक उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप पहले ऑब्जेक्ट क्लास का नाम लिखते हो, उसके अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को पास करवाते हो, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कराते हो जिसके आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख रहे होते हो। उसके बाद ये मैंने टू बी कॉपीड का पैरामीटर पास करा दिया, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी मैंने करनी है कॉपी क्रिएट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिस तरह दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट बुक नंबर, इसके पैरामीटर सेट करवा देने हैं जो जिसकी ऑब्जेक्ट की कॉपी मैंने क्रिएट करनी है। जिस तरह टू बी कॉपीड डॉट गेट टाइटल, टू बी कॉपीड डॉट गेट बुक नंबर। इससे क्या हुआ कि अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होगा, वो उसके तमाम एट्रीब्यूट सेम हो गए जो ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले था। तो ये जो देखो, जब ये बुक जीरो कॉपी है और बुक जीरो, इन दोनों के एट्रीब्यूट्स, इनकी स्टेट्स जो करंट है वो सेम होंगी।
बच्चे ये कह रहे थे कि सर हम इससे भी तो कर सकते हैं कि हम एक खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें, उसके बाद सेटर के जरिए उसके सारे एट्रीब्यूट सेट कर दें। ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन फिर इसमें क्या इशू आएगा कि आपको अगर 10 ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो आपको 30 लाइनें लिखनी होंगी, 3 लाइन्स पर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह तो आप सिंपल एक लाइन में कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, और उसको कॉल करने के जरिए आप क्या कर सकते हो, उससे वो उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। तो अब हमारे पास हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी क्लियर हो गया है, और अब इसके अंदर जो मुश्किल चीज है वो है इस बोरोड का मेथड। तो गेटर सेटर भी कोई मसला नहीं है। अब आ गया हमारे पास बोरोड का मेथड। बोरोड के मेथड के अंदर अब जरा चेंजिंग आई है। उसके अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जिस मेंबर ने वो बुक इशू करवाई है, हमने उसको भी स्टोर करवाना है और उसको भी यूज करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ये जिधर से मैंने क्लास डायग्राम बनाई थी उसमें से कॉपी किया था, तो इसकी वजह से ये इधर आ गया, तो मेरे से रिमूव नहीं हुआ। तो खैर ये इसी तरह है कि इंटीजर मेंबर आईडी को पास की है। अच्छा, अब सबसे पहले इसने चेक करना है कि बुक अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो बुक अवेलेबल है तो फिर क्या करेगा, बोरोड के वेरिएबल को कर देगा। हाँ, बुक अवेलेबल कैसे चेक होगी कि बुक अवेलेबल है कि नहीं? बुक अवेलेबल चेक करने के लिए आपके पास आपका बोरोड का वेरिएबल फॉल्स होना चाहिए, और आपकी मेंबर वैल्यू जो है, मेंबर आईडी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट होनी चाहिए। मेंबर आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू है 0 और बुक का वेरिएबल फॉल्स। ठीक है, इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको बोरो करने के लिए अगर ये चीजें, अगर ये कंडीशन ट्रू है ना कि बुक का बोरोड का वेरिएबल फॉल्स है और मेंबर आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू है, इसका मतलब है बुक अभी इशू नहीं हुई हुई, आप इसको इशू कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सेट बोरोड वेरिएबल के जरिए आप ट्रू कर दोगे आपके बोरोड की वैल्यू वेरिएबल, और मेंबर आईडी को सेट कर दोगे जो आपके ये वाला मेंबर आईडी क्लास का मेंबर आईडी है। और उसके बाद तीसरी चीज है डेट का वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है। वो उसी तरह करवाओगे जिस तरह हमने डेट क्लास में किया था। पहले डेट का वेरिएबल हमने इतना काम हमने कर लिया हुआ, इतना काम इशू डेट हमने क्रिएट की हुई है। ठीक है, इधर अब फंक्शन में क्या करोगे, इधर लिखोगे इशू डेट इज इक्वल टू लोकल डेट डॉट नाउ। इससे क्या होगा, आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा आपका ये बोरोड का मेथड। और रिटर्न के मेथड में कोई चीज नहीं चेक करनी, सिंपल बूलियन वेरिएबल जो है बोरोड का उसको फॉल्स कर देना है, मेंबर आईडी को 0 कर देना है, और डेट का वेरिएबल जो है इशू डेट का वेरिएबल उसको नल कर देना है। कोई क्वेश्चन? अब डिस्प्ले का नीचे मेथड 8वें पे वो भी आपको आता है, और मेक अ कॉल टू ईच ऑफ द फंक्शंस ये भी आपको आता है। बुक क्लास पूरी होगी, इसमें कोई क्वेश्चन? बुक क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन? सर पल्ले नहीं पड़ा। बूलियन का मेथड, बोरोड का मेथड। हाँ जी सर। यार देखो, सर ये मेंबर आईडी का बता दें, ये जो पास करवाना बोर्ड फंक्शन को। मेंबर आईडी मैंने पास कराना है उसमें से मेंबर आईडी मैंने पास करवाना है लाइब्रेरी की क्लास में से। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले इधर मैंने चेक करना है कि मेरे पास बुक अवेलेबल है अभी कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक करना है कि मेरे पास बुक अवेलेबल है अभी कि नहीं। तो उसके लिए मैं करूंगा इफ जो है बोरोड इज इक्वल टू फॉल्स एंड जो है मेंबर आईडी इज इक्वल टू 0। अब इधर देखो, अगर तो आपके पास बोरोड वेरिएबल फॉल्स है और आपके पास मेंबर आईडी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू पे है, इसका मतलब क्या है, आपकी बुक अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नहीं सर।
अब ये नो देखो, सर। अब बोरो बुक करने के लिए उसने क्या कहा कि बोरो बुक का वेरिएबल क्या कर देना है, ट्रू। ठीक है, उसके बाद सेट मेंबर आईडी, जो मेंबर आईडी मैंने उधर पास की है उसकी मेंबर आईडी वही सेट कर देनी है जो मुझे मेंबर आईडी बुक क्लास की है। और डेट का वेरिएबल जो है जिस तरह मैंने आपको बताया इनिशियलाइज करवा देना है डेट टाइम डॉट नाउ, ये वाली। ठीक है, दैट्स इट, डन। अब मैं सारा कोड करके तो दिखाने से रहा, तो ये बोरोड का वेरिएबल भी हो गया हमारा, रिटर्न का भी हो गया, डिस्प्ले का भी हो गया। ठीक है, अब मैं मेंबर क्लास के ऊपर आ रहा हूँ। मेंबर क्लास के जो ये वाले सारे वेरिएबल्स है ना, यहाँ तक नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, ऑफिशियल फोन नंबर्स, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ज्वाइनिंग डेट के अंदर देखो, ज्वाइनिंग डेट वो डेट है जिस दिन उसने किया ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट वो डेट है जिस दिन उसने किया ज्वाइन। तो जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, खो वो ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, ये ज्वाइनिंग डेट जिस तरह उसमें किया ना डेट टाइम डॉट लोकल डेट डॉट नाउ, उसी तरह इसको भी करते हैं ना लोकल डेट डॉट नाउ। उसके बाद डिफॉल्टर वगैरह है, ये सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, आपने इसको देख लेना, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह में कोई इशू नहीं होगा। जल्दी जल्दी से मूव करते हैं और हमने अभी पैकेजेस वगैरह भी करने। तो ये है मेरे पास मेंबरशिप फी पेड और इशूड बुक। जो मेंबरशिप फी पेड वो ये है कि जिधर उसने उसको हमें कहा था ना कि हमने मेंटेन करना है कि किस मेंबर की मेंबरशिप कब रीन्यू हुई। तो इसका मतलब ये है कि मेंबरशिप फी पेड एक क्लास, एक अरे होगी डेट लोकल डेट टाइप की, जिसके अंदर लोकल डेट टाइप के ऑब्जेक्ट्स आएंगे और वो इंडिकेट करेंगे कि इस मेंबर ने इस डेट को मेंबरशिप फी पे की थी और इसका ये स्टेटस है। ठीक है, मेंबरशिप फी पेड क्लियर, मतलब इसका यूज। यस सर। और उसके बाद है इशूड बुक। अगर मैंने ये चेक करना है कि इस मेंबर के पास कौन सी बुक इशू हुई हुई है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर अपनी एक बना दी है अरे बना दी है जिसके अंदर बुक स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक और भी तरीका है कि मैं एक बुक आईडी बना दूं और बुक आईडी इसको देना शुरू कर दूं कि यार इसके अंदर ये बुक आईडी जो है ना ये इसकी स्टोर हुई है। सो ये दूसरा तरीका भी अच्छा है और ये इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे अब। खैर, अब ये प्रिंट चलान जो है ना वो सिंपल क्या करेगा, नीचे आ जाते हैं, इधर सारी डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है। प्रिंट चलान ये जो है ना 1,000 रुपये का चलान पे कर देगा और उस चलान के ऊपर आपने सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ काम करना है और ये वाली डिटेल सारी उसके ऊपर प्रिंट करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट फाइन है, इसको हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर इसने क्या करना है, जो बिटवीन का फंक्शन है ना लोकल पीरियड के अंदर और लोकल डेट के साथ, जो हमने यहाँ पे यूज किया है, सबसे पहले इसको हमने डेट पास की है, ठीक है ना, कैलकुलेट फाइन को, और एक डेटा मेरे पास इशूड बुक के अंदर से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस अरे में से जो इशूड बुक के एरिया में है उसमें से पहले एक बुक को उठाना है, उसकी इशू डेट को निकालना है और उसकी इशू डेट से और जो डेट मैंने इसको पास की है इसके जरिए आपने ये बिटवीन का फंक्शन यूज करते हुए नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट कर लेने हैं। और अगर तो है ना 15 डेज या उससे उससे कम, तो 10 से मल्टीप्लाई करके फाइन वाले वेरिएबल के अंदर फाइन स्टोर करवा देना है। अगर तो है 15 डेज से ज्यादा, मतलब कि 1 महीने से ज्यादा हो गया बुक को इशू हुए, तो आपने क्या करना है, डिफॉल्टर का वेरिएबल इसको भी ट्रू करा देना है और जो है ना डिफॉल्टर का वेरिएबल को ट्रू करा देना है और फाइन उस हिसाब से कैलकुलेट करके दे देना है आपने। ठीक है, कैलकुलेट फाइन भी हो गया। चेक डिफॉल्टर ने भी सेम करना है, बुक्स को उठाना है, चेक करना है कि 30 डेज या मंथ का वेरिएबल 1 तो नहीं हो गया। जिधर मंथ का वेरिएबल 1 हो गया इसका मतलब है ये डिफॉल्टर है, इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देना है, डिफॉल्टर का वाला वेरिएबल ट्रू कर देना। क्वेश्चंस? उसके बाद है इशूड बुक भी सेम उसी तरह जिस तरह लाइब्रेरी में ऐड बुक था उसी तरह यहाँ पे ऐड इशूड बुक है।
उसके बाद रिटर्न बुक। अभी अरे में से डिलीशन आपको मैंने सिखाई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई वीडियो बना दूं, अगर वीडियो नहीं बनती तो ये मेथड बेशक छोड़ देना। उसके बाद प्रिंट फाइन चलान बल्कि अपडेट मेंबर। बाज बच्चे कह रहे थे कि ना सर हम इतने ज्यादा सेटर गेटर क्यों लिखते हैं, एक सेटर लिख लेते हैं जो ये सारे काम करे। तो मैंने उनकी इसको के खुश करने के लिए बेसिकली कि ऐसे भी कर सकते हो आप, तो ये मैंने किया, एक सेटर लिख दिया और उसमें सारे एट्रीब्यूट्स पास कर दिए। उसके बाद है जी वॉइड प्रिंट फाइन चलान, और ये फाइन चलान प्रिंट करेगा, सिंपल कैलकुलेट फाइन को कॉल करेगा और उसके बाद मेंबर्स की डिटेल के साथ जो है मेरे पास फाइन वाला चलान प्रिंट कर देगा। उसके बाद है वाइड डिस्प्ले और प्रिंट प्रिंट मेंबरशिप फी पेड। ये क्या, जो मेंबरशिप फी पेड की जो अरे है ना, ये सारी की सारी अरे को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ऐड फीस पेड सिंपल उसी तरह काम करेगा। ये करंट डे को जब भी मेथड कॉल होगा करंट डेट ऐड करवा देगा मेंबरशिप फी पेड के अरे में से। उसके बाद गेटर्स हैं और सेटर्स हैं। उसके बाद है मेरे पास स्टूडेंट की क्लास में सिर्फ कुछ चेंजेस हैं कि जिस तरह वो 2 बुक्स इशू कर सकता है, उसकी मेंबरशिप जो है वो 200 की है, रुपीज का चलान है। उसके बाद उसको 1 रुपीज पड़ेगा। तो आपने सिंपल मेंबर वाली क्लास का कोड कॉपी करना है, स्टूडेंट वाली क्लास एक क्रिएट करनी है, उसमें पेस्ट कर देना है और ये वाली सारी चेंजेस करके उसको कर देना है। बस ये क्लास डायग्राम चेक कर लेना कि क्लास डायग्राम के मुताबिक हो। और उसके बाद हाउ टू डील विद डेट्स और लाइब्रेरी क्लास हमने इसमें लिखी नहीं। दैट्स ऑल। कोई इशू जी किसी को? सर मेंबरशिप फी पेड वाला एक दफा दोबारा बता दो, उसमें क्या स्टोर करवाना है? यार उसमें ना लोकल डेट स्टोर करवानी है, लोकल डेट्स के लिए। मेंबरशिप फी पेड का मतलब है कि यार ये इस मेंबर ने मेरी फीस, लाइब्रेरी की फीस कब पे की थी, ठीक है। जब भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, ए एड फीस पेड, तो ये करेगा करंट डे का मतलब लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, इसको इसको स्टोर करवा देगा। कोई भी जो भी आपने इंडेक्स रखा होगा जो इंडिकेट कर रहा होगा मेंबरशिप फीसिस को उसके इंडेक्स में इसको स्टोर करवा देगा। मतलब इंडेक्स प्लस प्लस इज इक्वल टू लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। और प्रिंट वाला सिंपल ये पूरी अरे को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, कोई इशू? ठीक है सर। किसी और बच्चे को कोई इशू जी? नो सर। हम्म, अच्छा। अब मेरे पास है पैकेजेस। तो पैकेजेस भला क्या होते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं और उन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेजेस। अब जिस तरह आपको मैंने दिखाई भी थी जावा की डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस थी, तो मैंने क्या किया कि क्लासेस को स्टोर करने के लिए मैंने उनको पैकेजेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया। पैकेजेस की फिलहाल 2 यूजेस हम करेंगे। एक यूज ये है कि क्लासेस को डायरेक्टरीज के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। दूसरा यूज ये है कि पैकेजेस जो हैं आपको एक्सेस दे देते हैं उन तमाम लाइब्रेरीज की जो कि करंट डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं होती। जिस तरह अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये सिस्टम पैकेज के अंदर, सिस्टम डॉट आउट पैकेज के अंदर प्रिंट एल एन का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी करंट डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन चूंकि ये जावा खुद ब खुद इंपोर्ट कर देता है तो इस वजह से हम ये फंक्शन इसको यूज कर लेते हैं। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी कोड को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैकेजेस। पैकेजेस को क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सा काम है कि आपकी जो टॉप लाइन होगी आपके कोड की, उसके ऊपर लिखा होगा, पैकेज की स्टेटमेंट लिखी होगी। पैकेज की स्टेटमेंट हमेशा इंपोर्ट स्टेटमेंट से भी पहले आएगी। मतलब अगर एक क्लास के अंदर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैकेजेस की स्टेटमेंट सबसे पहले आएगी, उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आएगी। ठीक है, और डायरेक्टरी का नाम सेम होना चाहिए जिस डायरेक्टरी में उस जिस नाम का पैकेज आप क्रिएट कर रहे हो। तो पैकेज क्रिएट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक डायरेक्टरी है।
नहीं यही क्लास ले लेता हूँ, पब्लिक क्लास डेमो, और मैं इसको एक डायरेक्टरी में सेव करता हूँ। इस डायरेक्टरी में मैंने सेव कर दिया demo.java। अब ये जो सेक्शन, ये पैक की डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर आई वांट टू यूज दिस, ये एक कोड है। इसको मैं इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जो क्लास पड़ी हुई है मेरे पास, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर lab3 की डायरेक्टरी के अंदर डेमो की क्लास पड़ी हुई है, मैं इस क्लास के अंदर ये जो पैक के अंदर पड़ा हुआ ना, आई वांट टू यूज दिस, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ इस क्लास को। तो वो देखते हैं कि हमें अलाउ करता है कि नहीं। ठीक है, ये क्रिएट होगी। अब मैं आई वांट टू यूज दिस का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। यार मैं याद है हमें स्टैटिक भी पढ़ना है, चलो मैं जल्दी से इसके बाद स्टैटिक पे मूव करता हूँ। तो मैंने मेन लिख लिया और मेन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं। इसका नाम था demo.java। सो देयर इज एन एरर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आपकी इंटरनेट में कोई मसला होगा, मेरे साथ मेरे सामने थोड़ी है, बाकी बच्चों को भी नहीं नजर आ रहा जी। हो रही है सर, हो रही है। अच्छा, अब ये इधर देखो, वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको ये क्लास नहीं मिल रही क्योंकि ये दूसरी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई थी, इसको ये मिल नहीं सकती। ठीक है, अब इसके लिए हम यूज करते हैं पैकेज। तो आई वांट टू यूज दिस में मैं जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे उसको पैकेज क्रिएट किया। ये आई वांट टू यूज दिस। अब आई वांट टू यूज दिस को मैंने, सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा आ रही है वो पास। जी सर। अब आई वांट टू यूज दिस को मैंने क्या किया है, इसके अंदर ये दो वेरिएबल्स हैं और इनको मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझे एक्सेस ही नहीं दे रहा क्योंकि ये दूसरी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। तो उसका हल ये था कि मैंने इसका बना लिया पैकेज। पैकेज के लिए पैकेज की स्टेटमेंट सबसे पहले, और उसके बाद पैकेज का नाम। पैकेज का नाम सेम होना चाहिए जिस डायरेक्टरी में ये पड़ा हुआ है। डायरेक्टरी का मतलब जिस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये पैक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसका पैक जो है ना, इसका नाम पैक ही रखा है पैकेज का मैंने। तो अब जब मैं इधर जाऊंगा ना अपनी डेमो क्लास के अंदर, जी सुभान, सर ये आपने आई वांट टू यूज दिस दिस वाली वो डायरेक्टरी खोली है। नहीं, ये आई वांट टू यूज दिस जो है ये पैकेज क्लास, ये देखो, ये है ये सी लैब्स पैक के अंदर, देखो नीचे एड्रेस आ रहा है आपके सामने। और जो ये वाली डेमो डॉट क्लास है, ये है लैब्स के अंदर। ठीक है, ये वाली है पैक्स के अंदर और ये वाली है लैब्स के अंदर। इसी वजह से ठीक ये इसको एक्सेस नहीं करने दे रहा। ठीक है, अब सिंपल मैं ठीक। करूंगा, अब इसको करूंगा इंपोर्ट और पैक और डॉट आई वांट टू यूज दिस और डॉट स्टैटिक और नहीं ऐसे ही। तो अब इसका मतलब ये है कि पैक फोल्डर या पैक पैकेज के अंदर आई वांट टू यूज दिस वाली जो क्लास है ना, उसको मैं ये यूज करना है, और प्लीज मुझे उसकी एक्सेस दो। तो इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, लेट अस सी। तो ये देखो ये कंपाइल होगी। अब आई वांट टू यूज दिस के अंदर देखो मेरे पास एक पब्लिक वेरिएबल था, ये तो भी एक्सेस में है। आई वांट टू यूज दिस के अंदर मेरे पास एक पब्लिक वेरिएबल था जिसका नाम मैंने रखा वॉर, और इसका नाम है सेक्शन E1। तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ और इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो वेरिएबल का नाम था वॉर। तो अब इसको दोबारा से कॉल करते हैं। अच्छा वॉर, ये ऑब्जेक्ट डॉट वॉर आना था।
ये देखो, अब बकाया किसी ऑब्जेक्ट के आप जो है ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जावा सी डॉट जावा जावा डेमो, उसको कंपाइल नहीं था किया मैंने, इसलिए ANC दोबारा प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब आपको समझ लग गई ना, अगर देखो उसका वेरिएबल एक्सेस हो गए, लेकिन तब भी एक्सेस हुए जब मैंने उसका पैकेज बनाया और उसको इंपोर्ट किया। जब मैं आई वांट टू यूज दिस करूंगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक क्लास इंपोर्ट हो गई। अगर मैं स्टैटिक कर दूंगा तो सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी। जिस तरह जब ये सिस्टम डॉट टाइम वाला काम है, इसके अंदर ये मेरे पास इतनी ज्यादा क्लासेस थी टाइम की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ पीरियड और वो ही यूज करनी थी, लेकिन मैंने क्या किया, जावा डॉट टाइम डॉट स्टैटिक किया। स्टैटिक करने से क्या होगा कि जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, वो सारी मेरे जो है ना, वो ये सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर देगा। ये इस पैकेज के अंदर ना, ये पैकेज ये बना हुआ है, देखो पैकेज जावा डॉट टाइम बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर यही सारी क्लासेस हैं। तो स्टैटिक करने से, डॉट स्टैटिक करने से क्या होगा, ये सारी क्लासेस इंक्लूड कर देगा। और लेकिन अगर आपको कोई खाली एक दो लाइब्रेरीज क्लासेस चाहिए, तो बेहतर अप्रोच यही है कि सिर्फ वही क्लासेस इंपोर्ट करवाई जाएं जिनकी आपको जरूरत है, ताकि आपकी मेमोरी सेफ हो। किसी का कोई क्वेश्चन जी? किसी का कोई क्वेश्चन जी? नो सर। पैकेजेस क्लियर जी? यस सर। तो सर हम एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करने के लिए हम पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो जिस तरह हमारी बुक और वो वाली एग्जांपल थी, उसमें दोनों क्लासेस सेम फोल्डर के अंदर थी, तो हमने पैकेजेस नहीं थे बनाए और हम इजीली यूज कर रहे थे। लेकिन जब क्लासेस डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर चली जाएं, डिफरेंट चीजों के अंदर चली जाएं, तो फिर उनको यूज करने के लिए आप पैकेजेस बनाते हो और जी उनको फिर यूज कर सकते हो। जी सर। और जी कोई क्वेश्चन? अच्छा यार, एक स्टैटिक का कीवर्ड हमने पढ़ना है, उसके बाद हम फाइल हैंडलिंग के पास जाते हैं। या फाइल हैंडलिंग किसी क्लास को नहीं की, तो बल्कि पहली वाली को कराई थी। स्टैटिक तो पर होना सबसे पहले। अच्छा, जिस तरह अब मैंने आपको कहा कि मैं वॉर वेरिएबल एक्सेस कर रहा था, और वो था आई वांट टू यूज दिस क्लास का, तो मुझे उसने एक्सेप्शन दे दी। ये एक्सेप्शन है, ये देखो उसने मुझे एक्सेप्शन देखी थी कि वॉर वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड। तो मैंने उसको क्या किया था फिर, obj1.var किया था। और इसका मतलब ये है कि आप जब भी जो आपके नॉन वेरिएबल्स ऐसे हैं जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, मतलब क्लासेस के क्लास ऑब्जेक्ट लेवल के वेरिएबल्स हैं, तो वो उसमें यूज हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज दिस क्लास में वापस जाता हूँ मैं, और ना बल्कि इस क्लास के अंदर मैं ना, ये जो डेमो क्लास है इसके अंदर मैं इंटीजर एक क्रिएट करता हूँ और a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं इसको अपनी मेन के अंदर जो है ना कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको मेन के अंदर कॉल करता हूँ। मुझे बताओ ये चल जाएगा कि नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये ऊपर वाली ब्रेसेस में बस इसकी मेमोरी फॉलो क्या? स्टैटिक का वर्ड यूज इसके साथ करेंगे तो तब शायद तब ये चलेगा। हाँ, तो मसला इसके साथ बता क्या है कि जो है रनिंग आउट ऑफ टाइम जी। 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में रैप अप करते हैं, फिर चल जाए। ये देखो ये नहीं चला, फिर क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऐसे तमाम वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास लेवल पे होते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का नाम से एक्सेस करते हैं, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं, नॉन स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास के नाम से एक्सेस किए जाते हैं, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस किए जा सकते हैं। उनको हम स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास लेवल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो वापस चलते हैं और देखते हैं कि इनका यूज क्या है। अप्लाई टू फील्ड, तो ये क्लास डिक्लेरेशन में आया
क्लासेस के साथ यूज होते हैं। और जो स्टैटिक का वेरिएबल है ना, ये हर ऑब्जेक्ट के, हर इंस्टेंस के पास इसकी अपनी कॉपी नहीं होगी, लेकिन क्लास के पास इसकी अपनी कॉपी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं काउंट करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने इस ऑब्जेक्शन क्लासेस वाली लेक्चर में हम डिस्कस किया था बेबी की क्लास को, अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ कि मेरे इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो अब चूंकि अगर मैं बगैर किसी इस तरह तो नहीं कर सकता, इन नंबर ऑफ बेबीज इज इक्वल टू 0, तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो ये तो 0 कर लेगा, इस तरह नहीं पता लगेगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा स्टैटिक। स्टैटिक डिक्लेयर करने से क्या होगा, ये क्लास लेवल पे चला गया और जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी एक ही कॉपी क्रिएट होगी नंबर ऑफ बेबीज मेड की। और इस तरह जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, आगे एक सब सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड, जिस तरह अभी हमें एक्सेप्शन भी आई है कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक वाले जो हैं वो नॉन स्टैटिक के अंदर यूज हो सकते हैं, नहीं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन नॉन स्टैटिक स्टैटिक के अंदर यूज नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा स्टैटिक मेथड था और मैंने इधर एक नॉन स्टैटिक मेथड लिखा, स्टैटिक वेरिएबल था और मैंने इधर नॉन स्टैटिक मेथड लिखा, पब्लिक नॉन स्टैटिक void नॉन स्टैटिक। तो ये नॉन स्टैटिक वाला जो है ये ए को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो स्टैटिक, तो जो ये स्टैटिक वाला था इसको ये नॉन स्टैटिक भी एक्सेस कर सकता है, इसको ये भी एक्सेस कर सकता है। ये प्रिंट ए देखो मैंने किया, लेकिन इसको नाम रखना था मैंने डेमो डॉट ए, डेमो डॉट ए। तो ये देखो क्लास के नाम से ये हमेशा एक्सेस करेंगे, ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस किए जाएंगे। इसको रन करके देखते हैं। ये मुझे भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा मसला आ रहा है, अगर पिछली लैब समझ नहीं आई ना तो अगली लैब में इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरा ना गला सूख रहा है। खैर इसको रन करते हैं। तो ये देखो सबसे पहले जो है ना मेन की पहली लाइन थी जिसके अंदर मैंने ये डेमो डॉट ए प्रिंट कराया, तो ये प्रिंट भी हो गया। और अगर मैं इसी तरह इसको ऊपर ले जाता हूँ और ये ए प्रिंट भी करवा लेता हूँ, अब इसको रन करते हैं। ये क्या बात है यार, उस नॉन स्टैटिक को तो हमने कॉल ही नहीं किया। नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए, अभी देखो नॉन स्टैटिक मेथड था ना, नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए हमें क्या करना था, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ना है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, डेमो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जब तक मेरे पास डेमो का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा मैं इसका नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकता या नॉन स्टैटिक फील्ड एक्सेस नहीं कर सकता। जो नॉन स्टैटिक चीजें होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स होते हैं। जो स्टैटिक चीजें होती हैं उनको बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़ते। अब देखो मेरे पास एक वेरिएबल था ए का, ये वेरिएबल है स्टैटिक, तो मैंने सिंपल क्या किया, इसको एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम लिखा और उसका वेरिएबल का नाम लिखा, तो वो मैंने एक्सेस कर लिया। और ये देखो वो यहाँ पर प्रिंट भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे नॉन ये चीज जो है, जो क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं ये एक्सेस किए जा सकते हैं बगैर किसी मसले के। क्लास लेवल वेरिएबल्स एक्सेस किए जा सकते हैं मेरे क्लास के नाम से। लेकिन अब अगर मैंने इसका ये नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस करना है तो मैं ये डेमो डॉट नॉन स्टैटिक के जरिए एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो मेरे पास आएगा एरर। इसको देख लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखा, ये एरर नहीं कर सकता। वो नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि इसके लिए मुझे एक क्लास चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया डेमो का, और अब मैं इसको जब कॉल करूंगा
अब वो कंपाइल हो गया, ठीक है। और कॉल करके देखते हैं। तो देखो 10 भी प्रिंट हो रहा है, 11 भी प्रिंट हो रहा है। तो बताने का मकसद ये था कि जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है a, वो एक्सेस किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट लेवल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये मेथड्स के जरिए, और वो एक्सेस किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट लेवल की जो मेन मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है, ये क्लास के पास मेथड है, तो उसके जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है। तो विच मीन्स दैट static can be accessed from non-static and static methods, but non-static cannot be referenced from, ये लिखा हुआ है, but non-static, जो कि मेरे पास वैसी मेथड का नाम भी है, non-static cannot be referenced from a static method, क्योंकि उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। 2 मिनट रह गए हैं, कोई क्वेश्चन क्विकली कर लो, उसके बाद फिर अगले फ्राइडे देखते हैं। डेडलाइन जो है वो है फ्राइडे की, और फ्राइडे की पोस्ट लैब की, और उसके बाद इश्यूज मैंने जितने थे अभी आपको वो क्लियर कर दिए हैं। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो भी छोटी सी बना दूं, अगर आपको कोई इशू है तो उसको उसमें से देख लो। आपको अगर कोई इशू आया भी तो आएगा लोकल डेट की क्लास में, तो वो आप मुझे ईमेल कर लीजिएगा, मैं आपको वो इश्यूज देख लूंगा, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई मसला, ये स्टैटिक वाला अभी हमारा अधूरा ही है, इसको अगले फ्राइडे जब हमारा सेशन होगा सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, हाँ सर, पैकेजेस आप जो लेक्चर हैं, एक छोटा सा रिकॉर्ड कर देना मेरे पास। पैकेजेस जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, पैकेजेस में तो नहीं ना कोई इशू। नहीं वो सर। सर सारा समझ आ गया। रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बस हो जाएगा। हाँ, हम इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है तो मैं सारे सेशंस की अपलोड कर लेता हूँ, आप वहां पर मैं लिंक भेज दूंगा सुभान को, तो वो आपको दे देगा। ठीक है सर। और जी अभी भी थैंक यू 2 सर। मिनट हैं, अभी भी 2 मिनट हैं, तो स्टैटिक थोड़ा बहुत तो समझ आया ना आपको? जी सर सर। सारा समझ आ गया, थोड़ा बहुत क्या। सर तो अगर प्राइवेट क्लास कर दे कोई मसला तो नहीं? प्राइवेट क्लास ना तो फिर उसी क्लास में एक्सेस की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। ये अब आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस लेवल की सिक्योरिटी देना चाहते हो उस क्लास को। और क्वेश्चन जी? सर हम स्टैटिक मेथड को भी उसकी क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं? स्टैटिक मेथड को भी, हाँ, ये देखो ना, ये मेन हमारा क्यों स्टैटिक है, ये देख लो, मेन हमारा इसलिए स्टैटिक है कि जब रन करता है कंपाइलर तो उसको किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता, तो बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो किसी मेथड को कॉल नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि मेन हमारा स्टैटिक मेथड हो, ताकि कंपाइलर सिंपल क्लास के नेम से उसके मेथड को रन करने के काबिल हो जाए। समझ लगी बात? तो जो हमारा स्टैटिक मेथड होगा वो क्लास के नेम के साथ ही रन होगा, इसीलिए हम मेन को हमेशा स्टैटिक रखते हैं, ताकि वो रन किया जा सके क्लास के नेम के साथ। अगर वो नॉन स्टैटिक होगा तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जब हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो मेन जो है वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या जरूरत है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, और वो कैसे करेगा, ठीक है। ठीक है सर। और जी कोई क्वेश्चन जी? वी हैव लेस देन 1 मिनट। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।